हेलो एवरीवन, here I'm back for a new lecture और आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स। मेजरली शोल्डर कॉम्प्लेक्स में आपको पता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स हैं। ठीक है। सो अब मैंने क्या किया कि अब मेजरली ये है कि मैंने आपकी इसी बुक से सिंप्लीफाइड करके नोट्स जो है ना हर लेक्चर के पर डे के हिसाब से, लाइक रेगुलरली मैं या तो व्हाट्सएप के चैनल पे और इसके साथ फेसबुक के ग्रुप पे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ना चेक कर लीजिएगा, साथ से इंस्टाग्राम के पेज पे भी। सो मेजरली जब मोमेंट्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो मेजरली 4 जॉइंट्स हैं जिनका टीम वर्क यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है। जिनमें सबसे पहले ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, फिर स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है। ठीक है। सो मेजरली क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल था। फिर स्कैपुलोथोरैसिक, जैसे हमें पता है स्कैपुला की मूवमेंट होती है रिब केज के ऊपर। फिर स्टेनोक्लेविकुलर, जहाँ पे क्लैविकल मीट करती है स्टर्नम के साथ। और एक्रोमियोक्लेविकुलर, जहाँ पे क्लैविकल मीट करती है एक्रोमियम प्रोसेस के साथ। तो शोल्डर मूवमेंट्स होती है ना, वो रेयरली हैपन होती हैं कि हमारे पास किसी एक जॉइंट पे हो। तो दैट मीन्स कि ये सारे जॉइंट्स की कंबाइंड मूवमेंट है, तो इकट्ठा काम करते हैं। अब हमारे पास मेजरली जब हम चीज़ डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ह्यूमरस की, जो हमारे पास ह्यूमरस है ना, इसकी एलिवेशन के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है। एलिवेशन क्या है कि इसका आर्म रेज कैसे होता है, उसकी बेसिस होती है। अब हम क्या कहते हैं, ऑलवेज हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन होती ही है अबाउट 55%। ठीक है। जब हम ह्यूमरस को एलिवेट करते हैं ना, ठीक है, सो हमारे पास लाइक आर्म को जब आप रेज करते हो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मतलब किसी भी डायरेक्शन में सिंपली आपका आर्म रेज होगा तो लेटरल रोटेशन वहाँ पे आएगी अबाउट 55 डिग्री। ठीक है। सो हमारे पास मेजरली बात ये हो रही थी। अब एक चीज़ ये थी कि हमारे पास जब पार्ट होता है मूवमेंट का, तो हमारे पास मूवमेंट का जब मेजरली पार्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका ह्यूमरस मूव करता है। जब आप आर्म रेज करते हो, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हो, चाहे वो फ्लेक्शन में जा रहे हैं या चाहे वो एबडक्शन में जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हम शोल्डर गर्डल की कंबाइंड मूवमेंट की बात करते हैं तो मेजरली हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब हम आर्म को एलिवेट कर रहे हैं तो हमारे पास उस टाइम क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आर्म को एलिवेट किया तो लेटरल रोटेशन तो आपके पास आ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मूवमेंट का जो पार्ट है वो मेजरली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है जब स्कैपुला रोटेट करती है। ठीक है। तो हम स्कैपुला की रोटेशन के ऊपर हम एक रिदम क्रिएट करते हैं जिसकी बेसिस हम कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपके पास तकरीबन बार बार रिवाइज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपकी जो आर्म की मूवमेंट है इसकी बेसिक से यही है कि आपके पास स्कैपुला किस तरह मूव करता है, ताकि जब आप काम करो, जब आप ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो, तो आप सिर्फ ह्यूमरस पे काम नहीं करोगे बल्कि आप स्कैपुला के रीजन पे भी काम करते हो। ठीक है। सो मेजरली इस तरह से होता है। अब उन्होंने कहा मेजरली आपके पास सारे बुक्स मेजरली इसी चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि जो फर्स्ट 30 डिग्री होती है ना आर्म की एलिवेशन, जब आप स्टार्ट करते हो बिल्कुल रेंज को, तो उसका मेजर पार्ट ये होता है कि ग्लीनर ह्यूमरल जॉइंट इटसेल्फ कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन स्कैपुला की होगी भी तो लेस देन 20 डिग्री होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इस ये रेशो 2 और 1 की हो जाती है जब हमारे पास आफ्टर 30 डिग्री जाते हो। ठीक है। पहले हमने क्या कहा कि मतलब 80 डिग्री ग्लीनर ह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट है, उससे 20% जो है वो 80% क्या है, ग्लीनर ह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट है इट्स सेल्फ, और हमारे पास 20% स्कैपुला कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब 30 डिग्री के बाद जाते हो ना तो 2:1 की रेशो आती है। मतलब ह्यूमरस अगर 2 डिग्री मूव कर रहा है तो हमारे पास स्कैपुला कितना कर रहा है, 1 डिग्री। दैट मीन्स कि बिल्कुल, मतलब आप कहो कि दो अगर ह्यूमरस का हाफ ले लो तो हमारे पास स्कैपुला की मूवमेंट साथ साथ आ रही है। तो इस तरह 1:2 की मूवमेंट आ रही होती है स्कैपुला के ऊपर आफ्टर 30 डिग्री। ये रिदम मेजरली प्रिवेंट करता है कि कोई इम्पिंजमेंट वगैरह ना हो और फुल रेंज ऑफ मोशन अलाउ करता है। ठीक है। सो हमारे पास मेजरली इस रिदम को इसलिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें मेजर रोल क्लैविकल का और एसी जॉइंट का, जब हम मूवमेंट के गर्डल को कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, लाइक अगर फर्स्ट 90 डिग्री पे आप आते हो ना, अब एसी जॉइंट लाइक एक्रोमिक क्लैविकुलर जॉइंट और क्लैविकल का इटसेल्फ रोल इसमें मेजर ये है कि जब 90 डिग्री के एलिवेशन पे चले जाते हो ना तो क्लैविकल एलिवेट करती है हमारे पास 35 to 45 डिग्री जब हम एट स्टर्नल क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है। लेकिन एक्रोमिया क्लैविकुलर जॉइंट अब ये कैसे मूव करती है कि फर्स्ट 30 डिग्री पे जब आपकी एलिवेशन आती है तो ये मूव करती है
लेकिन बीच में फिर ये स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब वो रेंज 135 डिग्री से अबव जाती है, जब मैक्सिमम एलिवेशन पे जाते हो, तो तब आपके पास आती है। मेनली आपको मेजर चीज़ ये समझनी है कि हमारे पास हर एरिया या हर बोन का एक रोल है शोल्डर गर्डन के अंदर, ठीक है, या शोल्डर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आपके पास सबसे पहले हमने ह्यूमरस के साथ स्कैपुला का देखा, ठीक है, फिर अब हम क्लैविकल का देख रहे हैं कि जब आर्म एलिवेट करेंगे तो 90 डिग्री से जब अबव की रेंज आ रही है, मेजरली हम आर्म के एलिवेशन फ्लेक्शन में डिस्कस करते हैं या एबडक्शन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप या मिड रेंज में डिस्कस करते हैं, जो आपकी मिड रेंज होती है ना, दोनों के बीच की जो रेंज है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर फर्स्ट 90 डिग्री की आर्म की एलिवेशन है, तो हमने कहा क्लैविकल कितनी मूव कर रही है, 35 टू 45 डिग्री, किस जॉइंट पे, स्टर्नोक्लैविकुलर, मतलब जो आपके साथ स्टर्नम के साथ आपका जॉइंट बन रहा है ना, उस पे। एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट पे हम मूव करते हैं जब हमारे पास एलिवेशन फर्स्ट 30 डिग्री होती है, ठीक है। एक्रोमियोक्लैविकुलर पे फर्स्ट 30 डिग्री जब एलिवेशन थी तब मूव कर रहा था, लेकिन बीच में वो बिल्कुल मूव नहीं करता। फिर दोबारा कब मूव करता है, जब 135 डिग्री से अबव की रेंज आती है ना, जब मैक्सिमम एलिवेशन होती है, उस टाइम मूव करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर एसी जॉइंट का कोई इशू आएगा, तो या तो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग की ही इफेक्ट हो जाएगी या बिल्कुल लास्ट की रेंज इफेक्ट होगी, ठीक है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स, इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं कि किस जॉइंट का इशू है। हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इन रेंजेस को डिस्कस करते हैं इस डिटेल में, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है स्पाइन का रोल, ठीक है। अब स्पाइन का रोल ये है कि स्पाइनल एक्सटेंशन जो होती है ना, वो साइड और साइड बेंडिंग जो होती है, वो शोल्डर को अचीव करने में हेल्प आउट करती है कि वो हायर रेंज में अचीव कर जाए, ठीक है। ओके, मेजरली हमारे पास स्पाइन का जो रोल था ना, वो यही था कि स्पाइन की या तो एक्सटेंशन थी या साइड बेंडिंग थी, जो हमारे पास जब हायर रेंजेस में हम जाते हैं ना शोल्डर की मूवमेंट अचीव करने के लिए, तो आप एज अ कंपनसेटरी मूवमेंट जब आप ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हो ना, ठीक है, शोल्डर की, तो उस टाइम ड्यूरेशन में ना आपके पास रोल आता है स्पाइन का, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लोडेड, जैसे हम लोडेड आर्म कहते हैं और अनलोडेड आर्म कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जब हम अनलोडेड आर्म में मूवमेंट करें, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई वेट हमने नहीं उठाया हुआ, ठीक है। अनलोडेड आर्म में जब हम मूवमेंट करें तो स्कैपुला जो होती है ना, वो ज़्यादा फ्रीली मूव होती है, आपका रिदम बहुत स्मूथ जा रहा होता है। लेकिन लोडेड आर्म इट्स सेल्फ बहुत इफेक्टिव होता है, या लोडेड मूवमेंट्स होती हैं वो इट्स सेल्फ बहुत इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि ये स्कैपुला को स्टेबल कर देती है। दैट मीन्स जब आपने वेट कैरी किया होता है तो स्कैपुला बहुत स्टेबल होता है, तो मोशन जो होता है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में जाता है। मोशन की रिस्ट्रिक्शन का मेजर मतलब ये है कि इट्स सेल्फ मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि आप जब कोई, ऐसा कह सकते हो कि जब बहुत स्टेबल हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है स्कैपुला की, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है, ताकि वो एक जो स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट है उसको मिल, जो एक स्टेबल बेस मिल रही थी ना उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी स्कैपुला दे देता है। इट्स सेल्फ हमने कहा अनलोडेड की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास स्कैपुला फ्रीली मूव करे, रिदम अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो। लेकिन जब लोडेड की बात करें तो वेट के साथ हमारे पास स्ट्रेंथ के लिए जो इफेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लोडेड हो या चाहे वो अनलोडेड हो, ठीक है, दोनों की ही रिक्वायरमेंट है। सेम इसी तरीके से कि हमारे पास एज रिलेटेड भी डिफरेंस आता है, और ये स्टडीज ने बताया है कि मेजरली जब बच्चे होते हैं तो आपके पास स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की मूवमेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्डरली, ठीक है। एल्डरली में ये होता है कि स्कैपुला की रोटेशन कम हो जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर टिल्ट की कम हो जाती है। सो दैट्स वाई आप ये कह सकते हो कि शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन जो होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। इट्स सेल्फ अगर आप बच्चों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप एल्डरली या एक एज ऐसी में आते हो कि जिसमें आपको लगता है कि अब आपकी कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाए या 35-40 अबव आती है, तो रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की जो होती है वो इट्स सेल्फ भी कुछ नॉर्मली एजिंग प्रोसेस के थ्रू भी रिड्यूस होती है, ठीक है। डिफरेंट स्टडीज ने डिफरेंट चीज़ों पर इस पर भी काम किया, लेकिन हमारे पास इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सिंपल सी बात यह है कि स्कैपुलर मूवमेंट्स की जब हम बात करें ना, तो जब ये इफ़ेक्ट हो जाती हैं, तो हमने जैसे पहले भी बात की थी कि या तो ग्रेनर ह्यूमरल जॉइंट की इंस्टेबिलिटी, शोल्डर पे इम्पिंजमेंट हो जाएगी, रोटेटर कफ के टियर्स होते हैं, स्टिफ शोल्डर आ जाते हैं, ये सारी कंडीशन होती है। तो इसका मेजर मतलब ये है कि जो हमने रिदम पढ़ा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेजरली चीज़ याद रखनी है कि एक जो रूल हमने डिस्कस किया ना, कि स्टार्टिंग मतलब 0 से 30 डिग्री में ग्रेनर ह्यूमरल जॉइंट का काम था
और 30 से 180 डिग्री पे स्कैपुलो रिदम काम कर रहा था 2:1 के साथ। मतलब ह्यूमरस की अगर टू मूवमेंट है, टू डिग्री है, तो हमारे पास स्कैपुला की 1 डिग्री मूवमेंट होगी। तो इसी तरह से स्कैपुला को एज अ बेस और ह्यूमरस को आर्म ऑफ मूवमेंट कंसीडर करके हम दोनों का कंबाइंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक इजी तरीके से कंप्लीट जो हमारे पास आर्म की मूवमेंट है वो परफॉर्म हो सके। अब इन सारों को डिस्कस करने का मतलब यही था कि अगर पैथोलॉजीज डिफरेंट जॉइंट्स में हैं तो आपको वो रूल आउट करना आता हो और एट द सेम टाइम्स कि कितनी रेंज पे क्या इफेक्ट हो रहा है क्या आपको पता हो, ताकि अगर इस मिड रेंज में आपके पास इशू आ रहा है तो आपको पता हो कि कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर आपके पास हमने जैसे बात की थी ना कि 35 टू 45 डिग्री के बीच में आता है तो आपके पास नेजली स्टेनोक्लेविकल जॉइंट का इशू आ रहा होता है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट 30 डिग्री पे जाते हैं, हमने कहा क्रोमिक क्लेविकुलर काम करे तो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग ही रेंज पेशेंट की परफॉर्म नहीं हो रही, या अगर एंड वाली रेंज नहीं हो रही तो उसमें भी क्रोमिक क्लेविकुलर का होता है रोल। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की उसका मेजर रोल यही इसी तरीके से आता है, ठीक है। मेजरली जो सारा फैक्ट था वो इसी की बेस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय।